नमस्कार साथियों। आज से हम लोग एडिटोरिया के द्वारा जो करंट अफेयर की पुस्तकें निकाली गई है उसको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि एडिटोरिया का ये वार्षिकी है 2023 के लिए। इसमें जो है सितंबर 2023 तक जो है अपडेटेड है, सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक। यह जो पुस्तक है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप बिहार में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक का जो परीक्षा 2.0 होने वाला है उसके लिए, बिहार एसएससी के लिए। तो इस पुस्तक को अगर आप 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो समझ जाइए कि करंट अफेयर में आपकी अच्छी पकड़ हो गई और ज़्यादातर प्रश्न आपको इस पुस्तक से देखने को एग्ज़ाम में हूबहू मिल जाएंगे। तो चलिए समय को व्यर्थ नहीं करते हैं और आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। और फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि अभी तक जो आप लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह सपोर्ट और प्यार बनाए रहिए। अगर आपको ये काम पसंद पड़ता है तो हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आप शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर जो है इसमें हम लोग पेज नंबर 5 से स्टार्टिंग करेंगे और पेज 5 से में जो है फटाफट 100.com से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की महिला सीईओ अध्यक्ष कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ अध्यक्ष कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गोवा। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गोवा। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रिंग रेसिंग सर्किट बनाया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया? रतन टाटा को। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? रतन टाटा को। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी? इसका सही आंसर हो जाएगा 508। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी? 508। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? 1 से 12वीं तक। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी? 1 से 12वीं तक। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई? बिहार संग्रहालय, पटना। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई? बिहार संग्रहालय, पटना। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? अमेजन इंडिया। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? अमेजन इंडिया। 11 नंबर है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद। भारत देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? रामनाथ कोविंद। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? सूरत, गुजरात में। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने? अंशुमन झिंगरन। अगर हम 2 बार एक ही प्रश्न को पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार में हम इसको पढ़ते जाएं। और अगर आपके पास बुक है तो आप उसको अंडर मिलाते जाइएगा और इसके बहाने आपका भी पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा
एक ही बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है? ONGC। 17 है भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2023। ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की? इसका सही होगा कुई भाषा। 19 में आते हैं, किस सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की? दिल्ली सरकार। स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? मध्य प्रदेश में। 21 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? बेंगलुरु। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? केरल में। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया? इसका आंसर होगा राजस्थान। 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया? मुंबई में। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना इंदौर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI संचार एंकर लीसा लॉन्च किया? इसका आंसर होगा उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 जारी की? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। उत्तर भारत का पहला स्किल बैंक कहाँ खोला गया है? इसका आंसर होगा सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? इसका सही आंसर होगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर। 32 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई? तेलंगाना में। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण बिहार। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु। 35 नंबर प्रश्न है, वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकार ने तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI स्कैनर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली। 37 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है मणिपुर। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी? इसका आंसर होगा परमिंदर चोपड़ा। 39 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया? इसका आंसर होगा बेंगलुरु। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल यानी कि UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक HDFC बैंक बना। 41 नंबर प्रश्न है, केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया? इसका आंसर होगा ओप्पो इंडिया। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमान कंपनी इंडिगो। रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कैनरा बैंक। 44 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? IIT कानपुर। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? झारखंड। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लताविया, रोमानिया, नीदरलैंड और UK की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्वैकबोट मेलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया? ऑपरेशन डंक हर्ट। 47 नंबर प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपाटन प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया? UAE। किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो है फ्रांस। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया? ब्रिटेन।
14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिले डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? इसका सही आंसर होगा पीएम नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला बनी एकता कपूर। 52 नंबर प्रश्न है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड में। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? पेरू। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षकों का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश यूएई। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? इसका आंसर होगा अमेरिका। 56 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई? यूके। 57 नंबर प्रश्न है, बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक, थाईलैंड में। 58 जुलाई 2023 में जारी हैंले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो उसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अबू धाबी के साथ। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना? एस्टोनिया। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मियोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? फिलीपींस। 63 नंबर प्रश्न है, किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमीनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? वो है फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? मिशेल बुलॉर्क। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों भारत। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी एमएफ हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा गया? सारा। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? चीन। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर यानी इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मिथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JQ-2 को लॉन्च किया? लैंड स्पेस चीन की कंपनी। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लिलिन जारी किया है? चीन। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर। 76 नंबर प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश? ऑस्ट्रेलिया। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम? पद्मावती। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? हरियाणा। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया है? कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो शक्ति पॉइंट। खेल कूद से अब देखते हैं कि किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 का खिताब जीता? मोहन बागान सुपर जॉइंट्स। 82 नंबर प्रश्न है, किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता? भारत। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय? नीरज चोपड़ा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर वाले पहले व्यक्ति बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता? स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर नोहेला बेंजीना मोरक्को की है। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी तेजस तिवारी उत्तराखंड के। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर श्रेयांका पाटिल। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से कुछ प्रश्न है। 91 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश अटलांटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? इसका सही आंसर होगा सम्राट पेंगुइन। 2005 से 2019 तक 14 वर्ष भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई? 33%। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? मैथिली ठाकुर। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। 95 का प्रश्न देखते 95 नंबर, वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया उत्तर प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। 97 नंबर प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। ग्यूलेन बेरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की? पेरू। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? भिवांडी, महाराष्ट्र। अब है 2022 से 23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। आदि पेरुकुक उत्सव, इसका जो मंथ था अगस्त 2023 में तमिलनाडु में इसको आयोजित किया गया। पुस्तकालय महोत्सव अगस्त 2023 नई दिल्ली। बोनालू त्यौहार जुलाई 2023 हैदराबाद, तेलंगाना। चचिंग ग्रेंचिंग महोत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश में जुलाई के मंथ में। चिखाल काले उत्सव जून 2023 में गोवा में। बितस्ता महोत्सव जून 2023 जम्मू कश्मीर में। हेमिस महोत्सव जून 2023 लद्दाख में। राजा कृषि महोत्सव जून 2023 उड़ीसा में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव जून 2023 भुवनेश्वर में। लेवेंडर महोत्सव जून 2023 जम्मू कश्मीर में। बिहान मेला कौन जनजाति द्वारा उड़ीसा और मई 2023 में आयोजित किया गया? मोनलम चेनमो फेस्टिवल लद्दाख में। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार। गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल। सियांग उमिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। भूमचू महोत्सव सिक्किम। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई। आदि महोत्सव नई दिल्ली। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव मुंबई 11 से 19 फरवरी के बीच में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 14वां ये हो गया बीकानेर राजस्थान 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में। खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड। तोरगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद। मेला माघी पंजाब। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल। अवतार महोत्सव राजस्थान। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। वांगला महोत्सव मेघालय। अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली। पहलगाम पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर। नुआखाई महोत्सव ओडिशा।
सुमंगल लीला महोत्सव मणिपुर, बोथुकम्मा फूल महोत्सव तेलंगाना। अब केंद्रीय बजट 2023 से 24 के आंकड़े को देखते हैं। तो केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला है नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा है बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। पहला है महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूह को बड़े उत्पाद उद्यमों में परिवर्तित करना। पीएम विश्वकर्मा सम्मान यानी कि पीएम विकास पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। चौथा है पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। तीसरा है और चौथा है हरित विकास जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल बजट का आकार है 45.03 लाख करोड़ यानी कि 45,03,097 करोड़ का बजट है, जिसमें कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 45,03,097 करोड़, जिसमें से जो प्राप्तियां होगी राजस्व प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होगा 26,32,281 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि कैपिटल रिसिप्ट जो होगा 18,70,816 करोड़। कुल खर्च का अनुमान है 45,03,097 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा 35,02,136 करोड़। पूंजीगत खर्च यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,09,61 करोड़। अब विभिन्न भाग द्वारा अब ये देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट क्या है। तो जीडीपी का 5.9% यानी कि कुल 17,86,816 करोड़। राजस्व घाटा हो गया रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का 2.9% यानी कि कुल 8,69,855 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट हो जाएगा जीडीपी का 1.7%, कुल 4,99,867 करोड़। प्राथमिक घाटा हो गया जीडीपी का 2.3% यानी कि कुल 7,06,845 करोड़। सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमानित होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,816 करोड़ यानी कि 17.87 लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस वर्ष सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपए उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है इसको देखेंगे। उधार और अन्य देयताएं से आया 34%, माल और सेवा कर यानी जीएसटी से 17%, निगम कर या कॉरपोरेशन टैक्स से 15%, आयकर या इनकम टैक्स से 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, सीमा शुल्क से 4%। रुपया कहाँ जाता है तो इसको ऐसे देखेंगे कि बजट 2023 में शीर्ष 6 मद है। पहला ब्याज अदायगी पे 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 17%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%,
केंद्र प्रायोजित योजनाएं 9% और रक्षा पे हो गया 8%। बजट 2023 से 24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई है, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करने हेतु सप्तऋषि की भांति कार्य करती है। सप्तऋषि 7 प्राथमिकताएं। पहला है समावेशी विकास, दूसरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना और पांचवा है हरित विकास। छठा की बात करें तो युवा शक्ति और सातवां होता है वित्तीय क्षेत्र। अब एक एक करके सभी को देखने का प्रयास करते हैं। प्राथमिकता पहला समावेशी विकास। कृषि एवं सहकारिता। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपए के लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई। उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधा सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं, सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष के आयु के वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्राथमिकता 2 अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह पीबीटीजी के सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया। भारत साझा पुरालेख निधान भारत श्री, यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। प्राथमिकता 3 अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष UIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। प्राथमिकता 4, सक्षमता को सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपकरणों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। MSME बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया गया है और 3400 से अधिक विभिन्न उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। प्राथमिकता 5 की बात करें तो हरित विकास से रिलेटेड है। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइव शुरू किया गया था, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन की आयातों पर निर्भरता को कम करके 2023 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। PM प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों की प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्ट्री की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। प्राथमिकता युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग्मों के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत पर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य है: मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम कराना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा, यानी कि DBT शुरू किया जाएगा।
पर्यटन पर्यटन चुनौती मोडों के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता को विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राज्यों के उनके स्वयं के लिए जिला एक उत्पाद जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडारण के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनका डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पॉन्स के लिए केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना यानी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 से 24 को देखते हैं पॉइंट के माध्यम से। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय वाले देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई जो निम्न है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर, PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई। व्यक्तिगत आयकर की बात करें तो नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया और उनकी छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। वार्षिक आय और कर की दर को देखते हैं। 0 से 3 लाख रुपए की आपकी वार्षिक आय है तो आपको कोई कर नहीं लगेगा, यानी कि शून्य। 3 से 6 लाख रुपए है तो 5%, 6 से 9 लाख रुपए है तो 10%, और 9 से 12 लाख रुपए है तो 15%, और 12 से 15 लाख रुपए है तो 20%, और 15 लाख रुपए से ऊपर है तो 30% लगेंगे। प्रत्येक वेतन भोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य, पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक की उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। बजट 2023 से 24 के तहत विभिन्न योजनाओं पे खर्च के मामले में जो टॉप 4 हैं उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 79,590 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 70,000 करोड़, मनरेगा के अंतर्गत 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान जिसको बोलते हैं 60,000 करोड़ रुपए। बजट 2023 से 24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय की अगर बात करें तो परिवहन पे जो व्यय होगा 5,17,034 करोड़ रुपए व्यय होगा। रक्षा पर बात करें तो 4,32,720 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास की बात करें तो 2,38,204 करोड़, और शिक्षा पर बात करते हैं तो 1,12,899 करोड़ रुपए व्यय होगा।
बजट 2023 से 24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पे खर्च जो हुआ है उसको देखते हैं। रक्षा मंत्रालय पे सबसे ज़्यादा 5.94 लाख करोड़ रुपए, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पे 2.70 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय की बात करें तो 2.41 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 2.06 लाख करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय की बात करें तो 1.96 लाख करोड़ रुपए। अब देखते हैं भारत के आगामी जो लक्ष्य है उसको देखते हैं। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2030 है। WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करने का लक्ष्य 2023 है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 है। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य है 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024, पहले लक्ष्य 2022 निर्धारित था। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य 2024 से 25 तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 है। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट लक्ष्य ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बजट बनाने का लक्ष्य 2030 रखा गया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2050 है और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 रखा गया है। चलिए अब देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 में क्या रहा, हमारा साल कैसा घटा उसको देखते हैं। 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। 1950 से 1951 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 के अनुसार भारत की GDP में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान इस तरीके से देखेंगे। 2021 से 2022 का अंतिम अनुमान GDP में वृद्धि 8.7% और राजकोषीय घाटा GDP का 6.7% रहा। 2022 से 23 का पहला अग्रिम अनुमान 7.0% और राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% और 2023 से 24 में जो अनुमानित है, अभी जो चल रहा है वर्तमान में, 6 से 6.8% की वृद्धि का अनुमान है और राजकोषीय घाटा इसमें अभी आने वाले समय में पता चलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र की बात करें तो राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत होता है, ये विगत 2019 से लेकर 2023 का एक आंकड़ा है। जैसे 2019-20 में क्या था 4.7%, फिर 2020-21 में बढ़ के हो गया 9.2%, 2021 और 22 में हो गया 6.7%, 2022-23 में हो गया 6.4%। तो आपको जो ये राजकोषीय घाटा का जो है 22-23 का ऐसे लिखेंगे 6.4% याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। विदेशी मुद्रा भंडारण की बात करें तो बिलियन डॉलर में इसमें जो है 2022 से 23 में $563 बिलियन रहा। GDP वृद्धि दर की बात करते हैं तो 2023 से 24 में 6 से 6.8% वृद्धि का अनुमान रखा गया है।
उसके बाद हो गया कृषि और संबंधित गतिविधियां, मूल्य कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि की बात करें 2022 से 23 में 3.5% रहा। वही बात करते औद्योगिक वृद्धि दर की बात करते हैं तो 2022 से 23 में 4.1%, और सेवा में बात करते हैं तो 9.1% रहने का है। उसके बाद देखते हैं कि मुद्रास्फीति औसतन प्रतिशत में देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित यानी कि CPI पर आधारित जो होगा वो 6.8% अनुमानित है 2022 से 23 के लिए। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित 11.5% यानी कि WPI। ये तो रहा आपका ये। अब इधर बात करते हैं कि विभिन्न देशों और निबल शून्य प्रतिज्ञा, जैसे भारत का जो लक्ष्य है 2070 तक क्या करने का लक्ष्य है, शून्य प्रतिज्ञा यानी कि नेट जीरो का जो लक्ष्य है 2070 है। चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब का 2060, तुर्की 2053, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का जो लक्ष्य है नेट जीरो करने का 2050 है। वही जर्मनी 2045 है। भारत का याद रखिएगा 2070, और चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब का 2060, ये याद रखिएगा। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि की बात करें तो अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टरों में, जैसे कृषि और संबंध क्षेत्र में 2021 से 22 में जो वृद्धि हुई थी 3% की हुई थी, वही 2022 से 23 में 3.5% की कृषि वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो 10.3% की वृद्धि हुई थी 21-22 में, वही 22-23 की बात करें तो 4.1% की वृद्धि हुई है। और सेवा क्षेत्र की बात करें तो 8.4% की वृद्धि हुई थी, वही 2022 से 23 में 9.1% की वृद्धि हुई। वर्ष 2022 से 23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान की बात करते हैं। वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान है, 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के निर्माण में पहला, दूध उत्पादन में पहला, कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा, मोबाइल फ़ोन में दूसरा, अंडा उत्पादन में तीसरा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा, फार्मास्यूटिकल फार्मा उद्योग में तीसरा, यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा, रेल नेटवर्क में चौथा, विदेशी मुद्रा भंडारण में छठा, विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में 7वां, मांस में 8वां, विश्व व्यापार सेवा आयात में 10वां माना जा रहा है। आर्थिक समीक्षा का जो हुआ है इसको पॉइंट वाइज देखने का प्रयास करते हैं कि कुल 12 अध्यायों में इसको बांट दिया गया है। पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022 से 23 में पूर्ण सुधार, यानी वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए GDP वृद्धि दर 6.0 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। वित्त वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान किया गया, जैसे ADB, मूडी, फिच, इसके अनुसार जो विकास दर अनुमानित है 7%, वही वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 6.9% होने का अनुमान है। IMF, RBI, SBI, OECD, इस सब का जो है अनुमान 6.8% है। IMF का, RBI का भी 6.8%, SBI का 6.8%, OECD का 6.6% रहने का अनुमान है। इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर 6.9% अनुमानित किया गया है। क्रय शक्ति क्षमता यानी कि PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य आशावादी तथा विश्वसनीय है। यह अध्याय यह दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नजर आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP के से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार रेखा तैयार की गई है। अध्याय 3 की बात करें तो राजकोषीय विकास राजस्व सुधार, अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान सकल
कर राजस्व में 15.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में दमदार वृद्धि से संभव हुई है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। इसका एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22-23 का दिया गया है। 21 में 0.95 लाख करोड़, वही 22 की बात करें तो 124 लाख करोड़, और 23 की बात करें तो 149 लाख करोड़ रुपए आया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण जीडीपी अनुमान को एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। अध्याय 4 की बात करें तो मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात जीएनपीए घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर पर 5% पर पहुंचा। भारत ने वित्त वर्ष 2023 यानी अप्रैल से दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। अध्याय 5 की बात करते हैं तो कीमतों और मुद्रास्फीति नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो निम्नलिखित हैं। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरमबद्ध कटौती की गई। कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। अध्याय 6 की बात करें, सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। बाल मृत्यु दर की बात करें तो आईएमआर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर U5MR और नवजात शिशु मृत्यु दर NMR में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005 से 6 से वर्ष 2019 से 20 के बीच गरीबी से उबर गए। वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से भी अधिक खुदरा लोगों को दी गई। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होता है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। अध्याय 7 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 7% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014 से 15 की तुलना में 2029 से 30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आएगी। भारत अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम कर देगा।
पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022 से 23 में की गई थी। इसे जारी करने का एवं इसका सत्यापन करने के लिए ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू की गई। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं, इन्हें मजबूत किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को सूचित करने के लिए भारत में अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रस्तुत किया। भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था, जिसमें 8 लक्ष्य शामिल थे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों को आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक 1024 मिलियन टन, उसके बाद मध्य प्रदेश 609 मिलियन टन का स्थान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 का भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहता है। देश के 17 टाइगर रिजर्व CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और 2 को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और 12,852 तेंदुए हैं। पूरे विश्व के 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। अध्याय 8 कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022 से 23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन है, जिसमें खरीफ फसलों का उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। वर्ष 2021 से 22 में कृषि और संवर्धन क्षेत्र में सिर्फ 3.0% की वृद्धि देखी गई है। दो 2021 से 22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2018 से 19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि किसानों को सभी जरूरी फसलों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष 2018 से 19 के बाद से खरीफ, रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए MSP दिया जा रहा है। 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 से की गई थी। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021 से 22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। तीसरे अग्रिम अनुमान 2021 से 22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था।
अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2021 से 22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया, जो एशिया की 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। 2021 से 22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 1 की शुरुआत हुई थी। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा चुका है। चरण 7 की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाता है। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। अध्याय 9 की बात करें तो उद्योग अस्थायी विकास सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है, जिसका हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत ने कर दिया। भारत विश्व को सबसे अधिक जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में 20% की हिस्सेदारी रखता है। फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4 गुना वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2019 में एफडीआई 180 मिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 699 मिलियन डॉलर हो गया। भारत विश्व के 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी है। भारत का लक्ष्य 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन डॉलर से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई थी। यह 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल है। मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों के साथ साथ 24 उपक्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने पीएलआई योजना शुरू की है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए पीएलआई योजना अगले 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2022 में पीएलआई योजना के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपये का निवेश रखा गया। अध्याय 10 की बात करें तो सेवा शक्तियों का स्रोत वित्त वर्ष 2022 से 23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत का सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत का 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया। बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़कर 74% कर दी गई। भारतीय बाजार दुनिया में 10वां सबसे बड़ा है। अध्याय 11 की बात करें तो विदेशी क्षेत्र संपर्क और आश्वासन अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात 551.7 बिलियन डॉलर रहा।
भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते किए। इस सूची में सबसे नया भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए और 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ था। इससे पहले भारत यूएई व्यापक अधिकार साझेदारी समझौता CAPA है, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और आधिकारिक तौर पर यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ था। आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता यानी कि RCEP 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूदा प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता घाटा CAD GDP का 3.3% दर्ज किया गया। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता से स्कैब GDP का 4.4% दर्ज किया गया। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें दीर्घकालिक ऋण 478.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भौतिक और डिजिटल अवसंरचना यानी कि अध्याय 12 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के तहत कुल 141.4 लाख करोड़ रुपए की 89,151 परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्त वर्ष 2019 से 20 से अगले 5 वर्षों वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए की गई। अगस्त 2021 में शुरू हुई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख रुपए का मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया। वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी, जिसकी कुल लक्ष्य क्षमता 40 गीगावाट है। वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान 17.2 लाख गीगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल यानी 59.1%, द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा 27.5%, तृतीय सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो 11.7% का है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया। वित्त वर्ष 2023 में अक्टूबर 2022 तक 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई 14,850 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जिससे देश में नेशनल वाटर की कुल संख्या 111 हो गई है। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। 68,031 मार्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2019 से 22 के दौरान UPI आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संबंध में 121% की वृद्धि और मात्रा के संदर्भ में 115% की वृद्धि देखी गई है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ है, जिसमें से 14.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों से है। नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 97% मोबाइल फ़ोन वायरलेस द्वारा जुड़े गए हैं। भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा 270% और बिहार में सबसे कम 55.4% है। 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई।
जून 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। अब देखेंगे वर्ष 2023 में हुई प्रमुख निधन। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, शिरोमणि अकाली दल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने, 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। एडसन अरांटिड्स डो नैसेमिंटो पहले ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी 1958, 1962 और 1970 में ब्राज़ील को विश्व कप जिताने में प्रमुख भूमिका। हीथ स्ट्रिक जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर। सीआर राव भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यविद। विदेशी पाठक सामाजिक कार्यकर्ता, टेलीमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम मशहूर। ब्रे वाइट WWE के सुपरस्टार। ओमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। गुफी पटेल महाभारत के शकुनी मामा के किरदार के रूप में पहचाने जाने वाले। इम्तियाज़ अहमद JNU के पूर्व प्रोफेसर एवं समाजशास्त्री। गेलेंडा जैक्सन ब्रिटिश सांसद एवं पूर्व अभिनेत्री, 2 बार अकादमी पुरस्कार विजेता। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन पार्क के पूर्व निर्देशक। तारिक फतेह पाकिस्तानी मूल के जाने माने कन्नड़ाई लेखक। पमेला चोपड़ा भारतीय पार्श्व गायक। डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष। शरद यादव 7 बार लोकसभा सदस्य। सलीम दुरानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर। ओम हाउजी दुनिया के सबसे गंदे आदमी ईरानी। जमशेद जय ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध। श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता। कनक रेले मोहिनीअट्टम की प्रतिपादक। ललित लाजमी प्रसिद्ध चित्रकार। जावेद खान अमरोही प्रसिद्ध अभिनेता। साबिर अली भारत के आयरन मैन नाम से प्रसिद्ध। रहमान राही कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। सतीश कौशिक प्रसिद्ध अभिनेता। मीर बरकत अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम। नीलमणि फुकन असमिया भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्राप्त करता। डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास जोशी प्रसिद्ध वस्तुकार एवं 2021 में रॉयल गोल्डन मेडल से सम्मानित। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, पेज 5 से 16 तक ही रहने देते हैं और अगला वीडियो जल्द ही लाएंगे, पेज 17 से स्टार्ट करेंगे। तब तक इसको आप लोग 1 से 2 बार देखने का प्रयास कीजिए और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का भी कोशिश कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।